अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने बात की थी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी पर। और वो बात सिर्फ उनके साहित्य की चर्चा नहीं थी, क्योंकि वो बात बिल्कुल अलग हटके थी। वो बात थी उन पर बनी फिल्म की। और फिल्मकार को भी आप जानते हैं, फिल्म निर्देशक को भी जानते हैं, क्योंकि उनसे आप पिछले सारे एपिसोड्स में मिल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन हाँ, एक शिकायत आपको जरूर रही होगी कि आखिरी की बात हमारे विद्वान पूरा नहीं कर पाए। तो हम यही करने वाले हैं इस एपिसोड में कि जो बात अधूरी रह गई थी पहले हम उसको पूरी करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम अपने विद्वान से आपका परिचय करा दें। ये हैं काशी के डॉक्टर गौतम चैटर्जी। डॉक्टर गौतम चैटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। आनंद आनंद। गौतम जी, पिछले अंक में हमने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब हमारा पिछला अंक प्रसारित हो रहा था तो उसके एक दिन पहले 31 जुलाई को उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्मदिन था। और मुझे भी जहां तक जानकारी थी कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रेमचंद की रचनाओं पे नहीं बल्कि प्रेमचंद जी के ऊपर फिल्म बनाई। और वो फिल्म, अगर मित्रों आपने नहीं देखी होगी, तो आप डॉक्टर गौतम चटर्जी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसमें आपको वो फिल्म देखने को मिल जाएगी, अग्निमित्र प्रेमचंद। और देखकर आप सचमुच कहना चाहिए बंधे रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो और उसके ऊपर कोई 2 4 10 मिनट 15 20 मिनट की नहीं बल्कि पूरे 65 मिनट की फिल्म बनाई जा सके, और जो दर्शकों को बांधे रहे और उनको उतना वो सब भी बताए जो आम तौर पे हमें जानकारी नहीं रहती है जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं या अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी रुचि के लिए पढ़ते हैं। क्योंकि जैसा कि हमारे विद्वान ने पिछले अंक में बताया ही था कि उन्हें ये माना जाता था कि वो एक डाउन ट्रोडन क्लास के राइटर हैं या सर्वहारा जय के वर्ग के लेखक हैं। लेकिन उन्होंने पिछले अंक में उनके दो रचनाओं, दो कहानियों की चर्चा करके ये बता दिया कि वो उतना ही अच्छा स्पिरिचुअल स्टोरीज भी लिख सकते हैं जितना रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते थे, और उतनी ही अच्छी, वो कहना चाहिए लव स्टोरी, प्रेम कथा भी लिख सकते हैं जैसा कि लोग पसंद करते हैं। तो आप उनकी दोनों कहानियों को मुझे आत्म संगीत और खुदी। तो मैं गौतम जी, पिछले अंक में आपने जहां बात छोड़ी थी हम चाहते हैं, मैं इसलिए आपको याद नहीं दिला रही हूँ क्योंकि इतने एपिसोड्स आपके साथ करते करते मुझे ये एकदम अभ्यास हो गया कि आपको बिल्कुल याद रहता है कि आपने बात कहाँ खत्म की थी। तो मैं चाहूंगी कि उसके आगे आप अपना सिलसिला शुरू करें। मिनका जी, ये मैं अभी किताबें गिन रहा था कि उनकी कितनी प्रेम कहानियां हैं। इसमें 18 प्रेम कहानियां हैं और एक भी पढ़ी नहीं गई है हमारे हिंदी भाषी पाठकों द्वारा। वो मैं भी गिन रहा था कितनी है। तो अगर इन 18 प्रेम कहानियों में से एक भी पढ़ी गई होती तो लोग उन्हें सिर्फ सर्वहारा वर्ग दलितों शोषितों का लेखक नहीं कहते। पिछले अंक में मैं अपनी खुशियां बांट रहा था कि फिल्म पूरी होने के बाद पहली खुशी तो मुझे ये हुई थी कि उस इमोशन को मैं पैराफ्रेज कर पाया था जिस खुशी को लेकर मैं बड़ा हुआ हूँ। प्रेमचंद की कहानी मंत्र पढ़ते हुए बचपन से कैसे मैं बड़ा हुआ और अभी तक उस खुशी उस इमोशन के साथ हूँ। और जब भी मैं प्रेमचंद का कुछ भी मुझे कहा गया कहने को पिछले 40 सालों में, तो मैं उस इमोशन को जरूर उसका उल्लेख करता ही हूँ। तो मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं उस इमोशन को उसमें पोर्ट्रे कर पाया। इससे खुशी मुझे ये हुई कि 3 खुशियां हुई। तो पहली खुशी तो मैंने पिछले में शेयर की थी। अ, मैं क्वींस कॉलेज में यहाँ पढ़ता था, बनारस में, जो उस वक्त सबसे अच्छा विद्यालय माना जाता था। तो वहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी को क्या होता था कि जो होता है हर स्कूलों में, वो सब होने के बाद हम लोग को लाइन लगा के मिठाइयाँ दी जाती थी। अब उस जमाने में घर से तो ज्यादा छूट मिलती नहीं थी बाहर निकलने की। तो 10 से 4 तक तो स्कूल है, लेकिन उस दिन जल्दी छुट्टी हो गई तो साइकिल चला के, अब कुछ और कहीं जा नहीं सकते, फिल्म वगैरह देखने की मनाही थी,
तो मैं अपने एक दो मित्रों के साथ लमही चला जाता था प्रेमचंद के घर। और वहां पर जाके हम लोग प्रेमचंद के घर की जो छत की मुडेर है उस पर बैठ के कई बार फोटो खिंचवाना। उतनी दूर जाना और आना ही अपने आप में एक बहुत ही रोमांटिक एडवेंचर हो जाता था। तो बाद में क्या हुआ कि 80 के दशक में, 70 के अंत में और 80 के शुरू में लमही जाने की एक प्रथा शुरू हुई शहर में साहित्यकारों द्वारा। नागरी प्रचारिणी सभा की कार से लोग जाते थे, सुधाकर पांडे, रत्नाकर पांडे वगैरह, और कुछ साहित्यकार, वो लबरा बीर चौराहे से लमही तक की पदयात्रा करने लगे। ये शुरुआत। बस ये दो ग्रुप जाता था, उनको माल्यार्पण करता था वहां पर, तब उनकी स्टैचू और ये अलग से कुछ बना नहीं। अब तो खैर वहाँ मेला लग जाता है उस दिन, 31 जुलाई को, तो पहले ये होता। और हम उस 15 अगस्त 26 जनवरी को साइकिल से जाते। जब ये फिल्म बीएचयू ने बनाई और वहीं पर दिखाई, तो प्रेमचंद के घर के ठीक सामने बीएचयू का बहुत बड़ा वो केंद्र बना है, जिसमें हॉल है, स्क्रीन है, फिल्म हुई दिखाई गई। उसमें मेरी दीदी जज भी गए थे और हम लोग बचपन से प्रेमचंद पर हमेशा ही बात करते रहे घरों में। फिल्म देखने के बाद मेरे मन में ये बात आई, हमने अपनी सिस्टर से कहा कि हम लोग उनके जन्मदिन पर उनके घर में आकर के उनको विश किए, जिनको हम लोग बचपन से प्यार करते थे, और ये तोहफा या उपहार उन्हें आकर हम लोग दे सकें। ये हमारी दूसरी खुशी कि उनके जन्मदिन पर उनके घर में ही आकर उनको इस तरह से गिफ्ट देना फिल्म के रूप में, ये दूसरी खुशी थी। और मुझे लगा कि उन्होंने इसको स्वीकार भी किया। बस इतनी बात कहनी है। और फिल्म में जो आइडिया एक बार आ जाने के बाद, इस सिनेमाटोग्राफिक इमेजेस की बात आती है। तो जब आइडिया बन गया, आइडिया कैसे बना आपने बताया था कि इमेजिनेशन से ही होता है, या वो फ्लैश आता है जिसके आधार पर पूरी वो 68 मिनट की फिल्म बन गई। अब फिल्म को एग्जीक्यूट करना था सिनेमाटोग्राफिक इमेजेस से। तो अगर आप यूट्यूब पर फिल्म देखने जाएं तो उससे पहले उसके थंबनेल में जो आपको इमेज दिखता है कि बहुत बड़ी एक बिसात है शतरंज की, उसमें एक युवक युवती लेटे हुए, तो वो देख के लग जाएगा कि ये कोई बात कहती है। किसी बात को कहने के लिए एक सिंबॉलिक इमेज है जो कहानी कविता में नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कवि जब भी होता है, कथाकार जब भी होता है, शब्दों में जो प्रतीक है, प्रतीक के द्वारा अपनी बात कहता है ना, बहुत सारे बिंब देते हैं। फिल्म में अगर हम उन्हीं शब्दों, उन्हीं बिंबों को रखें, तो वो फिल्म जो है वो मुख्य धारा की जो फिल्में होती हैं, कमर्शियल फिल्में, वैसी हो जाएगी। सिनेमा इन इट्स प्यूरेस्ट फॉर्म वो नहीं होता है। सिनेमा अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में तभी दिखाई पड़ता है जब हम उसको सिनेमेटोग्राफिकली बनाते हैं, सिनेमा की भाषा में बनाते हैं। तो कोई कहानी है, कहानी को हमने बहुत अच्छे कैमरे, अच्छे लोकेशन, अच्छे कॉस्ट्यूम, अच्छे कलर से शूट कर लिया कहानी को, तो ये उसकी प्योरिटी नहीं। लेकिन अगर हम सिनेमा की भाषा के बिंबों के अनुसार दिखा रहे हैं, तो वो फिर उसकी प्योरिटी। हमको अक्सर कई हमारे दोस्त अपनी फिल्में भेजते हैं, शॉर्ट फिल्म्स, और उसमें बात संजीदगी से कही होती है, बहुत अच्छी एडिटिंग होती है, बहुत अच्छा उसका कैमरा वर्क होता है, लोकेशन सब कुछ अच्छा होता है, रिदम बहुत अच्छा होता है, सब ठीक ठाक है। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं। उसमें पहली बात तो कोई नई, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है। जिससे अगर पुरानी बात कोई कह रहे हैं तो कोई नया भाव नहीं होता है। और तीसरी बात है कि उनकी फिल्मों को देख के लगता है, भारतीय जो आजकल लोग फिल्में बना रहे हैं, उनको देख के लगता है कि उन्होंने अच्छी फिल्में देखी ही नहीं, ऐसी फिल्में नहीं देखी हैं जिसमें सिनेमा की प्योरिटी कैसे लाई है। तो ये पूरी फिल्म में अगर आप देखें तो उनकी कहानियों की चर्चा, उनकी रचनाओं की चर्चा बस उतनी ही हुई है जितनी जो बात कही जा रही है उसके संदर्भ के लिए, बस। क्योंकि कहानी उपन्यास पर तो लोग फिल्म बनाते ही आ रहे हैं, बनाते ही रहेंगे। लेकिन प्रेमचंद पर बना रहे हैं, तो प्रेमचंद क्या थे मेरी नजर में, वो मैंने बताया कि वो कैसे ग्रो किए तीन तरह के परिवेश को देखते हुए। तो एक तो आंदोलन की पृष्ठभूमि थी, जिससे अपने आसपास उन्होंने जो सामाजिक बर्ताव देखा वो देखा। तीसरा, उन्होंने सोचा होगा कि मैं भी आंदोलन में भाग लूं,
वो नहीं कर सकते थे। समाज में जाके सीधे सीधे वो लड़ाई नहीं लड़ सकते थे कि ये शोषण बंद हो। तो उन्होंने लेखन को चुना। लेखन को चुनने के लिए लेखन में ही उन्होंने उस सारी बातें की। आंदोलन के भी विरुद्ध लिखा, गांधी जी के भी पक्ष में लिखा, और शोषण के विरुद्ध भी लिखा। और उस समय उनके जमाने में पूरे विश्व में कौन कौन लिख रहा था, उस वक्त के लेखक कौन थे, ये भी पहली बार आया। ये भी एक झांकी लोगों के सामने आ जाती है कि वर्ल्ड में उस वक्त उनसे ठीक पहले कौन लिख चुके थे और उनके वक्त में कौन लिख रहे थे, और प्रेमचंद किससे प्रेरित हो रहे थे लेखन शैली को अपनी अपनी जो अपना जो शिल्प वैशिष्ट्य है उसको लाने के। शिल्प वैशिष्ट्य माने जब तक लेखक के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा और कहने का ढंग अलग नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे इस पर एक छोटा सा ज्ञान दें, हमारे जो काव्य शास्त्री हुए, हमारे जो काव्य ही रहा है भारत, कोई कथा वाङ्मय जैसा नहीं रहा है, सबको काव्य कहा जाता है या फिर गद्य काव्य कहा जाता है। उसमें बहुत सारे काव्य शास्त्री हुए हैं, जैसे भरत के बाद भामा हुए हैं, रुद्रट हुए हैं, कई लोग हुए हैं। तो उसमें 10वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त और राजशेखर के बीच में एक काव्य शास्त्री हुए थे, उनका नाम है कुंतक। कुंतक की किताब का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति एक अलंकार होता है, वक्रोक्ति जीवितम उनके उनके ग्रंथ का नाम है। उसमें शुरू में ही वो बोल रहे हैं कि जो वास्तविक चीजें हैं उसको बताना काव्य नहीं, जो चीजें जैसी हैं। फिर आपने ऐसा क्या कहा, या फिर आपने ऐसा कुछ कहा जो वास्तविकता से बिल्कुल अलग है, वो भी काव्य नहीं है। कि एक घोड़े के 4 सींग हैं, तो वास्तविकता से भी मेल होना चाहिए और कोई अद्भुत बात होनी चाहिए कि लगे कि हाँ चांद कह रहे हैं तो चांद तो होता ही है, घोड़ा कह रहे हैं घोड़ा होता ही है। लेकिन ऐसी बात जो अद्भुत है, जिसको हम लोग लोकोत्तर अनुभव कह सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने लोकोत्तर वैशिष्ट एक शब्द इसमें कहा, कि ऐसा अनुभव आमतौर पर नहीं मिलता और वो मौलिक है। तो इसको लेखक का या कवि का शिल्प वैशिष्ट है। नहीं तो प्रेमचंद के लिखने में और अज्ञेय के लिखने में, माधवी वर्मा के लिखने में फर्क कैसे करेंगे? अगर माधवी वर्मा या मान लीजिए चलिए जयशंकर प्रसाद एक कहानी लिख रहे हैं और प्रेमचंद कहानी लिख रहे हैं और नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहानी पढ़ के लग जाएगा कि ये इनकी लिखी है, इनकी लिखी है। तो वही शैलीगत अंतर है, तो उसी को शिल्प वैशिष्ट कहा जा रहा है। तो प्रेमचंद की कहानी पढ़ के बिना प्रेमचंद के नाम के भी कोई बता देगा कि ये प्रेमचंद की कहने का ढंग क्या है, जिस पर हम लोग को हाई स्कूल इंटर से ध्यान नहीं दिलाया जाता है। बस प्रेमचंद की कहानी अच्छी लगी, तो उनकी शैली पर भी इस फिल्म में बात की गई है। और ये बताया गया कि उस वक्त विश्व में और कौन कौन से अच्छे लेखक दिख रहे थे जिनको प्रेमचंद पढ़ रहे थे। ये उनके उनके गद्य लेखन, उनके पत्र लेखन, उनके डायरी लेखन से पता चला। विशेषकर उन्होंने जब जैनिंद्र कुमार जी को जो चिट्ठियां लिखी उससे पता चला। जैनिंद्र कुमार जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने शिवरानी देवी ने जो आत्मकथा लिखी है वो जैनिंद्र कुमार ने ही लिखी है। मतलब शिवरानी देवी जी ने बोल बोल के लिखाया है, जैनिंद्र कुमार जी ने उसको लिखी है। और बनारस में या गोदरिया चौराहे के पास अभी जो निदान केंद्र है, वहीं पर प्रेमचंद का प्रेस हुआ करता था, जहाँ चीजें छपती थी। और अपने अंतिम दिनों में मतलब उनका जो 32 से 36 वाला समय था, वो बहुत ही कष्टप्रद था, जिसमें उनको बॉम्बे जाना पड़ा और अपना नाम बदल के फिल्म के लिए स्क्रिप्ट और कहानी लिखनी पड़ी। एक कहानी पर तो फिल्म भी बनी है और फिल्म वो चल नहीं पाई। चल इसलिए नहीं पाई क्योंकि मिल मजदूरों को लेकर लिखी गई थी और उस पर सारे मजदूर अपना वो जिसको कहते हैं कि मेरा पैसा बढ़ा और ये सब आंदोलन शुरू हो गया। बॉम्बे से पूरे देश भर में शुरू होने लगा, फिल्म को बंद करना पड़ा। और आश्चर्य की बात है कि उस टॉपिक पर पहली बार वो कहानी लिखी गई थी, फिल्म बनी थी मिल मजदूर। और फिर जब ये आंदोलन हो गया, इसी टॉपिक पर दूसरे लोगों ने फिल्म बनाई और आज तक वो बनती चली आ रही। प्रेमचंद वहां सफल नहीं हुए, लेकिन मिल मजदूरों को लेकर के तुरंत न्यू थिएटर कलकत्ता ने कुंदनलाल सहगल को लेकर फिल्म बना रही और फिर बॉम्बे टॉकीज ने बनाई। फिर वो बनता ही रहा और फिर दिलीप कुमार और अनिल कपूर को लेकर, राज बब्बर को लेकर फिर 80s में फिल्म बनी और बनती रहती। लेकिन वो पहली फिल्म प्रेमचंद ने लिखी थी, और जिसमें वो फिल्म आर्काइव को उसको संभाल के रखना चाहिए। मैं पुणे गया था तो वहां भी नहीं थी। ऐसी फिल्मों को संभाल के रखना चाहिए, तभी प्रेमचंद के प्रति सही
ढंग से हम लगेगा कि रेस्पेक्ट कर रहे हैं। प्रेमचंद के प्रति रेस्पेक्ट देना ये नहीं है कि उनके 31 जुलाई को वहां पर मेला लगा दें, खूब शोर हल्ला और ये सब, रथ यात्रा के मेले की तरह। प्रेमचंद के प्रति रेस्पेक्ट देना यह है कि उन्होंने जो शोषण के अलावा और कहानियां लिखी हैं, प्रेम पर, स्त्री पुरुष संबंधों पर, मृत्यु पर, ईश्वर पर, उन्हें खूब अच्छे से पढ़ा जाए। बहुत कहानियां लिखी है, एक दो नहीं। और उनकी जो शैली है उस पर बात होगी, आज तक नहीं कही गई है। हमेशा प्रेमचंद बहुत अच्छे कथाकार ये कहा गया है, उपन्यास सम्राट ये कहा गया है, जबकि उनका एक भी उपन्यास पठनीय नहीं है। और उनकी शॉर्ट स्टोरीज बेस्ट हैं। जैसे कि मैंने कहा भी था कि अगर मुझे 10 या 20 कहानियां, विश्व की उत्कृष्ट कहानियों की सूची बनानी पड़े, तो उसमें सबसे ऊपर इन दो कहानियों को रखूंगा, खुदी और आत्मसंगीत। खुदी बेस्ट प्रेम कहानी है पूरे विश्व की, और आत्मसंगीत में पूरा भारतीय दर्शन है, उसका पूरा मर्म है। तो और उपन्यास एक भी ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके। ये ठीक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से बिल्कुल विलोम है। उनके सारे उपन्यास बेस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरीज एक भी पठनीय नहीं है। तो ये गुण जो होता है वो किसी को माँ सरस्वती देती है। जैसे कुंतक की मैंने इस ग्रंथ का नाम लिया वक्रोक्त जीवितम, उसमें उन्होंने पहले प्रणाम किया है माँ सरस्वती की, और उनको ऐसे कहा है कि हमारे जो सीनियर हुए महा महाकवि, उनके मुख में जो नर्तन है, उनकी चंद्रमा समेत मुख षष्ठी लिखा हुआ है, चंद्रमा जैसे मुख में जो नर्तन जिनका चल रहा है, मतलब शब्दों का, ऐसी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। कितना अच्छा वर्णन है। मैंने देखा कि जितने भी पहले के काव्य शास्त्री या कवि होते थे, वो माँ सरस्वती या वाग्देवी की स्तुति को कितने अलग अलग ढंग से, इतने सुंदर ढंग से कहते थे। तो बंद कर जाता है ये मंगलाचरण को का उल्लेख करने का, तो बाद में प्रथा नहीं रही। लेकिन पहले के जमाने में तो यही होता था, कमल की बात बहुत आती थी, चांद की बात बहुत होता, तुम्हारा मुख चांद जैसा है, तो ये उपमा दी जाती थी। और यहाँ तक भी आ गया अलंकारों में कि ये तुम्हारा मुख है ही नहीं, ये चांद है, सीधे कहना। ये अपनुति अलंकार होता है, उसमें ये होता है कि जो है उसको बिल्कुल नकार कर देना, निषेध कर देना, और जो नहीं है उसको बताना कि ये सच है। कि जैसे आकाश नभमंडल में तारे हैं और चांद है, तो ये नभमंडल नहीं, ये समुद्र है। ये ना कह के कि समुद्र जैसा है, ये समुद्र है। इसको अपनुति अलंकार कहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि हमने कहा कुछ और आपने कुछ और समझ लिया, अन्य अर्थ ले लिया, तो उसको, वो भी एक अलंकार है। लेकिन मुख्य बात तो एक डायरेक्टर के लिए आती है, या एक एक्टर के लिए स्टेज पर, और फिल्म में डायरेक्टर के लिए, वो ये है। जैसे अलंकारों की बात चली तो एक अलंकार होता है श्लेष। श्लेष में क्या होता है कि एक ही शब्द में कई शब्द होते हैं, मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे हम्म। अरुण है तो अरुण मैंने सूरज भी, अरुण मैंने सूरज का प्रकाश भी, अरुण का मतलब अवरोध भी। तो अरुण के बहुत 8 से ज्यादा अर्थ बताए गए हैं शब्दकोश में। अब स्टेज में एक्टर के लिए क्या होता है, जब वो अरुण बोलेगा तो दर्शक किस वाले अरुण का अर्थ ले रहा है, तो ये वहां पर भूमिका बन जाती है लेखक की, कि वो किस अर्थ में किस अरुण को कह रहा है, कि वो एक्टर इसको पोर्ट्रे करे। फिल्मों में क्या होता है, एक प्रॉब्लम तो ये है, हम उससे आगे भी गए, श्लेष के भी आगे एक नया अलंकार हमने बनाया। श्लेष में तो ये है कि मान लीजिए आपने अरुण बोला, तो आपको जो कहना है उसको आपने किसी इमेज से दिखा दिया कि आपको ये वाला अरुण कहना है, अवरोध वाला, सूरज वाला नहीं। लेकिन एक और मुश्किल होती है जिसकी तरफ हमारे काव्य शास्त्रियों का ध्यान नहीं गया, कि जितने अलंकार हैं हमारे यहाँ, वक्रोक्ति है, और अर्थांतरण अलंकार है, रूपक है, उपमा है, बहुत सारी यमक है, आप सभी जानती होंगे, अनुप्रास है। तो काव्यलिंग अलंकार है, अर्थांतर एक है, कई है। तो उसमें ये बात नहीं है जो अभी हम कहने जा रहे हैं, वो ये कि सिर्फ हम कोई शब्द कह रहे हैं, उसका सुनने वाला एक अलग अर्थ ले रहा है, ये तो क्लियर है। लेकिन कई बार क्या होता है, व्यावहारिक जीवन में हम लोग कोई शब्द कहते हैं, उस शब्द का अर्थ तो वही होता है सुनने वाले के लिए भी, लेकिन उसका अनुभव और संदर्भ अलग हो जाता है लोगों को। इस पर उन कवियों और काव्य शास्त्रियों ने ध्यान नहीं दिया, इस पर कोई अलंकार नहीं दिया। जैसे मान लीजिए
कि एक शब्द है आग। आग का मतलब सबके लिए आग है, पानी नहीं। ठीक है। और एक गांव की महिला है जो उसी से खाना बना रही है। हर वक्त उसके लिए आग का अनुभव या संदर्भ क्या है कि वो चिमटा भी नहीं है, वो हाथ से ही रोटी को पलटती है, तवे पर सेकती है। ऐसा करने में उसके हाथ का इधर का जो संवेदन है वो चला गया है। इससे उसके बच्चे को कोई ज्वर भी होता है तो वो इधर से नहीं ऐसे देख, क्योंकि इधर संवेदन ही नहीं रहा। इस ये उसका रिश्ता है आग के साथ। ऐसे ही अगर कोई योगी है, सन्यासी है, वो सुबह से रात तक यज्ञ हवन करता है, तो लकड़ियां डालता है, उसको आग को और बढ़ाता है, उसमें कई बार कुछ और डालता है, घी डालता है, उसका सुबह से लेकर रात तक आग से अनुभव उसका यही है। और ऐसे ही अगर आप एक फिल्म याद करें, अ, परिंदा, उसमें क्या हुआ था कि नाना पाटेकर का जो कैरेक्टर था, उसकी पत्नी आग में जल गई थी। आग शब्द बोलने ही वो डरने लगता था और वो हाइपर हो जाता था। अब आप मान लीजिए कि मैं ये शब्द बोलता हूँ आग, और ऑडियंस में तीनों लोग बैठे हैं, वो गांव की महिला और वो योगी सन्यासी और ये नाना पाटेकर वाला कैरेक्टर। तीनों के लिए तो आग का अर्थ बदल गया ना। तो अर्थ नहीं बदला, उनके पास अनुभव अलग है इसलिए अर्थ बदला। ये अरुण वाला नहीं है। अरुण एक शब्द के कई अर्थ होते हैं वाला नहीं है। यहाँ एक ही शब्द के कई अनुभव भी होते हैं लोगों को। और जो जिस तरह के अनुभव से शब्दों के साथ जी रहा होता है, उसको वो सुनाई पड़ता है। इसके लिए कोई अलंकार नहीं बना। इसको हम कैसे इस सिनेमा आर्ट फॉर्म में इसको कैसे टैकल करें, वो भी इस फिल्म में दिखाई। शुरू में ही हमारा एक विद्यार्थी है जो कलरी बहुत अच्छा करता है, ये वहाँ का एक आर्ट, मार्शल आर्ट केरल का। तो पहले मैंने सोचा था कि जो गवरी में गाया जाता है, गवरी एक हमारे यहाँ के लोक नाट्य है जिसको सिर्फ पुरुष लोग करते हैं, राजस्थान में, जोधपुर साइड को, उदयपुर साइड को। तो वो गवरी भी अब लुप्त हो जा रहा है। ये जो भस्मासुर वाली कहानी से इसकी शुरुआत हुई थी। तो पहले मैंने गवरी का रिदम सोचा था लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नौटंकी भी था, लगभग लुप्त प्राय उत्तर प्रदेश से। और वो उसके साथ फिट नहीं बैठ, जबकि मंत्र कहानी के बाद हमने नौटंकी शैली में उस कहानी को थोड़ा सा दिखाया है इस फिल्म में। बनारस के कुछ कलाकार उसको गाते हैं और नौटंकी शैली भी उसमें, लेकिन वो नागरी नौटंकी, इसको उर्मिल कुमार थपलियाल कहते थे, वो शहरी नौटंकी जैसी है। वो नौटंकी नहीं है जो गुलाब बाई की कानपुर या और जगहों के, लखनऊ, इलाहाबाद या बनारस में पहले जैसे होते थे। तो मैं उससे भी बचना चाहता था, क्योंकि उससे क्या होगा कि पूरा फोकस नौटंकी पर हो जाएगा और प्रेमचंद की शैली से वो भिन्न हो, जिस पर मुझे फोकस करना था। तो मैं पहले गौरी को ले रहा था, फिर मुझे लगा कि नहीं, कलरी उसके लिए बेस्ट होगा। और आप शुरू में देखेंगे कि वो जो हमारा विद्यार्थी है, एक्टर है बहुत अच्छा, वो आग को वहां पर वो अपना आर्ट दिखाने के लिए उस आग का संयोजन कर रहा है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है। तो उसमें अगर वो परिंदा का चरित्र हो, चाहे वो गांव की महिला हो, चाहे वो सन्यासी योगी हो, उसको वो अर्थ और अनुभव दिखेगा जो हम बताना चाहते हैं, जो प्रेमचंद की रचना साहित्य से लेके आ। ये तीसरी खुशी थी। मतलब ये सारा कुछ करने के लिए मैं ये जानना चाह रही थी कि कभी कभी ठीक है, आदमी कोई काम करता रहता है, तो वो खुद उसमें ढूंढ लेता है कि हम इस काम को कैसे परफेक्शन के साथ करें, या कैसे बहुत बेटर तरीके से करें, अगर एक ही उसमें रहे तो। पर आप हमेशा ये बात भी कहते हैं कि मैं कोई फिल्म डायरेक्टर नहीं हूँ। तो मैं ये बिल्कुल। जानना चाह रही थी कि ये सारी चीजें जो आप ने बताए, इतने सारे अनुभव कि इस फिल्म को बनाने के लिए हुए, तो ये चीजें आपको कहीं से प्रेरणा मिली, या फिल्म बनाते बनाते ही आपको ऐसा लगा कि ये तरीका भी अपनाया जा सकता है? वो एक्चुअली मेरे थिएटर को देख के भी लोग बोलते थे कि मैं थिएटर का ही आदमी हूँ। फिल्मों को देख के भी लोग बोलते हैं, और वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं फिल्म डायरेक्टर से छोड़ के फिल्म का ही आदमी नहीं हूँ। एक्चुअली जो पोइट होता है इस अर्थ में, तो उसके पास कुछ मौलिक मौलिक बात है, आइडिया, जिसको हमारे यहाँ स्फुट कहा गया है, जो कि लोकोत्तर अद्भुत अनुभव है।
जो हम पहले से नहीं जानते, जो हमसे पहले कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वो उसका कोई अतीत नहीं होता। वो जो मौलिक बात आती है विचार के लिए उसको थोड़ी देर के लिए, तो उसका कोई अतीत नहीं, वो अतीत से नहीं आता, माइंड से नहीं आता। अब ऐसा व्यक्ति अगर मैं हूँ कि ऐसी बातें आती हैं, तो उसके लिए उपयुक्त कला माध्यम क्या है? तो अगर उसके लिए इस पर्टिकुलर आइडिया के लिए उपयुक्त कला माध्यम रंगमंच है, उपयुक्त कला माध्यम कविता कहानी है, उपयुक्त कला माध्यम फिल्म है, तो उसमें हम उसको एक्सप्रेस करे जाते हैं। एक्सप्रेस इसलिए करने नहीं जाते हैं कि देखो मैं कितनी खास बात कह रहा हूँ, एक्सप्रेस इसलिए कहने करने जाते हैं कि वो लोगों तक जाए और लोगों का उपकार हो और थेरेपी हो। ठीक है, ये तो उद्देश्य हो गया। अब अगर मुझे फिल्म माध्यम में इस बात को कहनी है, तो मुझे फिल्म माध्यम से परिचित होना है। फिल्म माध्यम क्या होता है, फिल्म माध्यम में अब तक क्या काम हो चुका है, फिल्म माध्यम के स्तर पर, यानी कि उसके उसका जो कलात्मक मूल्य है, उस स्तर पर, और आइडिया के स्तर पर, वो जाने बगैर हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि जो काम हम कर रहे हैं उससे पहले कोई कर गया है, तो फिर उसके करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे एक शॉर्ट था, फिल्म था मिरर, तारकोस्की का। उसमें एक महिला जो है, उनके उसके दो बच्चे हैं, और वो उसके पति सेना में छोड़ के चले गए हैं। तो वो उनके अभाव के लिए जो घर में, वो अपनी कुछ चीजों को बेचती है दूसरी महिला से, और उसको कोई कान की बाली होती है, कोई चीज उसको वो पहनती है और आईने में देखती है, और एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट था। तारकोस्की को लगा कि ऐसा शॉट, एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट जो होता है, ये तो बर्गमैन कर चुके हैं, तो मुझे तो एक और बर्गमैन नहीं होना है ना। तो फिर फिल्म बनाने का कोई मतलब ही नहीं। जैसे कि बर्गमैन कहते थे, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो फिल्म मत बनाइए। वैसे तारकोस्की का कहना था कि मैं बर्गमैन जैसे ही एक और क्यों फिल्म बनाऊं। इन दो बातों से मैंने सीखा ना, तो अगर आपके पहले विश्व में जो कुछ भी हो चुका है फिल्म जगत में, वो आप नहीं जानते हैं आइडिया के लेवल पर और आर्ट के लेवल पर, तो आप क्यों उस फिल्म में गए? बस इतना ही है मेरी फिल्म निर्माण से पहले, और कुछ भी नहीं, कोई इंस्पिरेशन, कोई कुछ भी नहीं। ये अलग बात है कि मुझे कुछ लोगों की फिल्में अच्छी लगती हैं, वो 1900 से लेकर के और 2000 तक जितनी भी फिल्में बनी हैं, उसमें से कुछ फिल्में सबकी पसंद की होती है, कुछ फिल्म मेकर्स होते हैं, कुछ फिल्में होती हैं, तो मेरी भी है। लेकिन आपको कोई भी माध्यम है, मान लीजिए कविता ही लिखनी है, तो आपसे पहले कौन कवि हुए हैं? कविता माध्यम की टेक्निक क्या होती है, और कविता में और क्या होना चाहिए? जो वास्तविकता है उसी को खाली कह देना कि मैं जा रहा हूँ, मेज रखी है, पहाड़ है, सूरज उग रहा है, लोग इसको भी लिख देते हैं और ये कविता हो जाती है। लेकिन कविता ये नहीं होती है, क्योंकि वास्तविकता का वर्णन ही खाली कविता नहीं होती है, और अवास्तविक चीजों को लाना भी कविता नहीं होती है। उसमें जब तक कि उसमें अद्भुत कोई बात ना आए, और वो अद्भुत चीज हमेशा लोकोत्तर होती है, और वो अद्भुत बात हमेशा मौलिक। अगर वो मौलिक है और लोकोत्तर है, तो लोग को पसंद आएगी ही, तभी वो काव्य। ये हमने सीखा भारतीय काव्य शास्त्र से। फिर पूरे विश्व में कविता में किसने क्या, जॉन कीट्स क्या कहते हैं, विलियम ब्लेक क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कालिदास कैसे कहते हैं, सबको जानने के बाद तब मैं पहली कविता लिखने लगा। पहले पूरा जो कविता का वाङ्मय है विश्व का, उसको देखा। वैसे ही अगर मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो पूरी फिल्म का वाङ्मय 100 साल का जो है, उसको पहले जाना, देखा, तब फिल्म बनाने गया। ऐसे ही रंगमंच के साथ भी हुआ कि सोफोक्लिस का नाटक क्या था, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र क्या था, और आज हम लोग आधुनिक समय में कैसे नाटक कर रहे हैं, इसको जानने के बाद तब मैंने पहला नाटक लिखा और खेला। क्योंकि उसके बगैर मैं करना ही अपने आप में, मुझे तो लगता है कि कोई सेंस नहीं है। अब हमारे पास समय ज्यादा नहीं बचा है, तो इस अंक के लिए मैं बस आखिरी एक बहुत छोटा सा मैं आपसे अपनी जिज्ञासा के उस पर पूछना चाहती हूँ कि आपने इतनी सारी फिल्में बनाई, तो बट नेचुरल हर रचनाकार को, कवि को या फिल्म निर्देशक को अपनी हर फिल्म अच्छी लगती है, लेकिन आपको अपनी कौन सी फिल्म जो है इस रेफरेंस में, इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छी लगती है कि आपको फिल्म बना के बड़ी संतुष्टि मिली हो, सबसे बड़ी खुशी मिली हो? उसमें ऐसे तो 200 से ज्यादा फिल्में हो गई हैं, लेकिन मुझे अगर तीन फिल्मों का नाम लेना पड़े, तो उसमें सबसे पहले हम रखेंगे चिन्मय, और उसके बाद रखेंगे ये अग्निमित्र प्रेमचंद, और तीसरी फिल्म में मुझे करीब 250 फिल्में आ जा रही हैं। उसमें से कोई भी जो ऑडियंस को ज्यादा अच्छी लगी होंगी, वही ज्यादा उसी को कहेंगे।
लेकिन चिन्मयी और अग्निमित्र प्रेमचंद ये दोनों पहले दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर हम अभी भी एक फिल्म बनाए हैं, एक फ्रीडम फाइटर पर, अप्रतिम अभिज्ञान। उसको कह सकते हैं, क्योंकि एक आदमी जैसे कालिदास के की जो अंतिम रचना थी सबसे मैच्योर्ड है ना, ये मेरी सबसे अंतिम फिल्म है मेरे जीवन की, तो उसको मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि वो मैच्योर होगी इतनी फिल्में बना लेने के बाद, जब क्योंकि उसमें वही सिनेमैटिक प्यूरिटी। ये 3 फिल्में मैंने। अच्छा, ये आपकी 3 फिल्में, और इत्तेफाक ऐसी बात है कि हमने तीनों ही फिल्में आपकी देखी हैं, और सचमुच ये 3 फिल्में बहुत क्लासिक हैं। लेकिन अगर मुझसे आपकी फिल्मों के बारे में पूछा जाता तो मैं ये कहती कि आपकी फिल्म तत्पुरुष मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो फिल्म मुझे बिल्कुल। बहुत टचिंग लगी, जो भी हो। लेकिन आज आपसे बात करके पिछले अंक जैसे ही खुशी हुई, इसलिए कि हमने एक ऐसे साहित्यकार पर बनी फिल्म के बारे में आपसे पूछा, और उसमें वो बड़ा चैलेंजिंग था, और आपने जो अनुभव बताए वो सचमुच बहुत अच्छे लगे सुन के, और एक आने वाली युवा पीढ़ी के लिए दिशा निर्देश भी है, और उनको बहुत कुछ सिखाती भी है। गौतम जी, आप हमारे आज के संग में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी अपनी फिल्म के बारे में, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। आनंद है।